हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.4 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ना है। हमें ये जानना है कि हम पोलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स किन किन मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को हमें इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज जो कि 2.4 है उसमें पढ़ना है। इस एक्सरसाइज को देखने से पहले यानी ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये पूरी तरह से आपको रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। यानी अगर आपने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम को नहीं देखा है, आपने नहीं पढ़ा है, तो ज़रूरी ये है कि पहले आप रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ें, उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आप प्रोसीड करें। फिलहाल हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है, तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले फैक्टराइजेशन क्या होता है। पोलिनोमियल्स तो पता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो फैक्टराइजेशन को जानते हैं उसके बाद हम आएंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। बेसिकली आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक्स क्या है फैक्टराइजेशन के, फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि फैक्टराइजेशन क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई नंबर हो, कोई टर्म हो। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, हमने यहाँ पर लिख दिया 18, ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9 लिख सकते हैं ना, 18 को लिख सकते हैं 3 × 6, या फिर 18 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 × 2, या फिर 18 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 × 3। तो ये जो है 18 का हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। जब हमने 18 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 9 करके आया, और फिर हमने बहुत तरीका से इसको किया, अलग अलग तरीका से। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये फैक्टराइजेशन हम बहुत पहले से जानते हैं। ये जो हमारा टर्म आया 2 और 9, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको फैक्टर्स। ये क्या हुए, ये फैक्टर्स हुए। यहाँ पर 3 और 6 जो है फैक्टर्स हुए। यहाँ 18 का जो फैक्टराइजेशन हमने किया तो 3, 3 और 2 करके फैक्टर्स हुए। तो ये सब क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। यानी हम किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो उसका फैक्टराइजेशन बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने 18 को क्या किया, 2 × 9 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर 18 को 3 × 6 के फॉर्म में लिख दिया, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे ही हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और ये जो यहाँ पर अलग अलग करके जो प्रोडक्ट आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो आ रहा है यहाँ पर, ये सब कहलाएंगे फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। ये सिंपल सा नंबर है। हम चूंकि पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, तो पोलिनोमियल्स पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 18 को हमने 2 × 9 लिखा, ये फैक्टर्स हुए, ये हमने पूरा फैक्टराइजेशन कर दिया। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 × 9, ये 2 और 9 फैक्टर्स हैं। तो इनके और इनके बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, कुछ रिलेशन होता है। वो क्या कि अगर हम हमारा जो फैक्टर है उससे इस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 × 9 = 18। देखिए, ये इसके साथ ये मिला। और मेन जो मकसद है कहने का वो ये है कि फैक्टर्स से अगर उस नंबर में डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो फैक्टर होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रिमाइंडर हो वो क्या हो, 0 हो। तो आप चेक कर सकते हैं, आप अगर 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। यानी बहुत ध्यान से देखिए, 18 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और 18 को 9 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर आया, यानी पूरा का पूरा आपको जो है डिविजिबल हो गया। यहाँ पर 18 जो है वो क्या है, वो डिविडेंड है। मान लेते हैं कि ये 18 डिविडेंड है, इनफैक्ट यहाँ पर है, और ये डिवाइजर है, ये क्या आया, कोसेंट आया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डिविडेंड जो होगा, डिविडेंड वो इक्वल होगा किसके, वो होगा आपको डिवाइजर इंटू कोशेंट के, ठीक है। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन चूंकि हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है
जीरो। तो फाइनली हमारा जो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, किसी भी फैक्टर से उस नंबर में अगर डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है। ये बात क्लियर है। यहाँ से देखिए, हम चूंकि फैक्टर थ्योरम पढ़ने वाले हैं तो इन बेसिक चीज़ों को अगर हम और अच्छे से जान जाए तो फिर फैक्टर थ्योरम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ जनरल एक नंबर के लिए था। मान लीजिए कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू है लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 करके। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 करके एक पोलिनोमियल है। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर है। क्या इसके जो फैक्टर्स हैं वो है x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक, x प्लस 1 और x प्लस 3। क्लियर है। तो ये कैसे आया, अभी इसको हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि ये इसको कैसे फाइंड आउट किया गया। हम सिर्फ इस बात पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसके और इनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी फैक्टर्स और पोलिनोमियल जो है हमारा, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसी के बेस पे। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो यही बनेगा कि अगर हम इस x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये x प्लस 1 जो है इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, या फिर अगर इसी काम को हम x प्लस 1 से डिवाइड ना देकर हम क्या करें, x प्लस 3 से डिवाइड करें, तब भी हमारा रिमाइंडर जीरो होगा। यानी यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर हम किसी नंबर के फैक्टर से उस नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको जीरो। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से भी पता कर लिया हमने कि जो रिमाइंडर होता है वो जीरो होता है, और यहाँ भी हमने देख लिया कि रिमाइंडर जो होता है वो जीरो होता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये कैसे आया, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 या और मोर देन 2 टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर उनमें और जिसका फैक्टर निकाला जाता है उसके बीच क्या रिलेशन बनता है। तो फिलहाल इन दोनों सिचुएशन को देखने के बाद हमें यही पता चला कि रिमाइंडर जो है वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। यानी अगर किसी भी नंबर को या टर्म को ये चेक करने के लिए दे दिया जाए कि बताइए कि ये दिया हुआ टर्म जो है इस px का यानी पोलिनोमियल का आपको फैक्टर है या नहीं है, या फिर इस नंबर का ये जो नंबर दिया हुआ है ये फैक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए पहली शर्त यही होगी कि अगर हम ये पता करने में कामयाब हो गए कि हमारा रिमाइंडर जो है जीरो आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये टर्म या फिर ये नंबर इस दिए हुए पार्टिकुलर नंबर के आपको फैक्टर हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि फाइनली फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं। उसके बाद बेसिकली फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और उसमें हम ये चेक करेंगे कि कोई टर्म किसी दिए हुए टर्म का या फिर किसी दिए हुए पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इससे हमें क्या हासिल होता है। फिलहाल हमने क्या लिखा हुआ कि इफ px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0, or secondly pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। पहले समझते हैं कि ये क्या है, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि px जो है एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, एंड a इज़ एनी रियल नंबर, और ये जो a है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये आखिर समझ में आएगा कि ये a है क्या। फिलहाल इस a को इग्नोर करते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि ये एक रियल नंबर है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस a जो होगा वो फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल यानी px का। कब? अगर pa जो हो जीरो हो। अब ये pa क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, PA है क्या। हमने अर्लियर वीडियोस में जब हमने अर्लियर लेक्चर देखा था उसमें तो PA हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। PA किसको बोलते थे, रिमाइंडर को बोलते थे। फिलहाल हम अभी देखते हैं ये PA है क्या, हम आपको बताएंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्या है कि PA इज इक्वल टू 0, ये
इस वाले स्टेटमेंट का यानी फर्स्ट स्टेटमेंट का कन्वर्स है। यानी अगर पी ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पी ए जो है वो क्या होगा, 0 होगा। कब? अगर x माइनस ए जो होगा उसका फैक्टर होगा तब। ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। इसका क्या मीनिंग है, बहुत ध्यान से देखिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, लेट्स से कि एग्जामाइन वेदर, बहुत ध्यान से देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एग्जामाइन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। ठीक है, एग्जामाइन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। मतलब ये हुआ कि हमें चेक करना है कि x plus 2 जो है वो क्या x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हमने अर्लियर ये पढ़ा कि अगर हम रिमाइंडर 0 ला देते हैं, यानी अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका ये मतलब है कि हाँ ये फैक्टर होगा। अब वो 0 लाना कैसे है, ये चीज़ें सीखनी है हमको। एक तो हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और एक खुद से कोशिश करते हैं कि कैसे हम रिमाइंडर 0 ला सकते हैं, यानी कैसे फाइंड करते हैं रिमाइंडर। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये फैक्टर थ्योरम कुछ खास नहीं है। जो रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था लगभग वही है। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम में हमने यही पढ़ा था कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपली इसमें भी हमें अगर चेक करना है कि ये टर्म जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, इसमें भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड आउट करके हम छोड़ देते थे, लेकिन हम इसमें एक स्टेप ज़्यादा करेंगे। फैक्टर थ्योरम में हम ये चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो समझेंगे कि हाँ वो ये फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ऐसे ही इसको एक बार सॉल्व करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। उसके बाद फिर इसको समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है और उसके हेल्प से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि जिसको चेक करना है, यानी x plus 2 जो है, इसको चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम एक चीज़ मान लेंगे, क्या, ध्यान से देखिए, इसको हम मान लेंगे डिवाइज़र। क्या मान लेंगे, डिवाइज़र। और जिसका फैक्टर है या नहीं, अगर इसको चेक करना है तो इसको हम लोग मान लेंगे डिविडेंड। क्लियर है, ये दो चीज़ें आप मान लेंगे। ठीक है, अभी हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसा ही सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रिमाइंडर कैसे आ रहा है। चलिए, तो एक चीज़ आप जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको पता है, चलिए क्लियर, ये हमें पता है। यहाँ से डिविडेंड जो है हमारे पास मौजूद है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, डिवाइजर हमने माना हुआ है x प्लस 2 इंटू कोशेंट। ठीक है, कोशेंट तो पता नहीं है, रिमाइंडर भी पता नहीं है, इनफैक्ट हमें रिमाइंडर तो फाइंड आउट करना है। क्लियर है, अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें हम कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करते थे, ये चीज़ें भी हमने अर्लियर वीडियोस में पढ़ लिया, यानी जो 2.3 था उसमें ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम इस x का वैल्यू कुछ ऐसा रखते हैं कि ये पूरा टर्म 0 बन जाए तो सिर्फ हमें रिमाइंडर निकल सकता है। यानी अगर हम x का वैल्यू अगर -2 पुट कर दे, यहाँ पर x का वैल्यू कितना, -2, तो ये -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। 0 में कोसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, पूरा 0, सिर्फ इधर रिमाइंडर बचेगा। अब चूंकि हम -2 इधर पुट कर रहे हैं तो इक्वल के इस साइड भी पुट करना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं -2 यहाँ पर, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 यहाँ पर हमने रख दिया। बहुत ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर x के जगह पे -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0 हो जाता है, 0 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
क्लियर है? तो ये फाइनली क्या हो गया, ये पूरा बन गया 0, -2 + 2 0, और 0 में क्वोशेंट से किसी भी नंबर से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, पूरा 0 बन जाता है। और इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया -8 और ये हो गया 2 2 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 12, और ये हो गया -10 + 6 = ये पूरा 0 हो गया, और इधर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो 0 प्लस कोई मतलब नहीं है इसका, ख़त्म कर दे रहे हैं। चलिए अब -8 और -10 को जोड़ेंगे तो -18, और +12 + 6 को जोड़ेंगे तो +18 = रिमाइंडर। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर ये पता कर लिया कि रिमाइंडर कितना है, खत्म हो गया, ये खत्म, यानी क्या बचा, 0, यानी r का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका ये मतलब है, हमने अर्लियर यही पढ़ा था ना कि अगर रिमाइंडर 0 बन जाता है तो समझेंगे कि हाँ, ये दिया हुआ जो नंबर टर्म है या फिर नंबर है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं हेंस x + 2 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ px, यानी ये पोलिनोमियल px x³ + 3x² + 5x + 6। क्लियर है? ये तो हमने ऐसे ही चेक कर लिया कि इसका रिमाइंडर कितना है। ठीक है, नॉर्मल वे है, आप भी कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आखिर इस फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल क्या है, इसको कैसे, इसके हेल्प से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ x है, यानी px है। जो px है, देखिए बहुत ध्यान से, px क्या है हमारे पास, px जो है वो है आपको x³ + 3x² + 5x + 6। अब बहुत ध्यान से रिमाइंडर थ्योरम को याद करिए। रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें होती थी, px और gx। ठीक, तो यहाँ भी px है और इसको मान लीजिए gx। मान लीजिए कि हमारे पास gx जो है वो कितना है, x + 2 है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, तो ध्यान से देखिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, हम इस gx को 0 के इक्वल करते थे, इस gx को 0 के इक्वल करते थे। अब आपको पता चलेगा कि ये a क्या है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि पोलिनोमियल है और a इज़ एनी रियल नंबर। अब आप ध्यान से देखिए, इस a का मतलब समझ में आएगा। तो gx का 0 करने का मतलब x + 2 = 0, यानी x का 0 फाइंड आउट कर ले रहे हैं हम, तो x = कितना हो गया, -2 हो गया। यही -2 जो है वो क्या है, a है, रियल नंबर है। ठीक है, और इसी फॉर्म को वहाँ पर लिखा गया है x - a। ठीक है, x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, यानी ये जो होगा फैक्टर होगा किसके, इस px का। ठीक, कब, जब हमारा pa जो है वो 0 बन जाए। दैट मीन्स कि pa यानी रिमाइंडर, a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2 है, यानी अगर p - 2 अगर 0 बन जाता है तो हम ये समझ लेंगे कि हाँ, ये जो gx है वो इस px का क्या है, फैक्टर है। क्लियर हुआ? बहुत क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी हम p - 2 निकालने वाले हैं। तो p - 2 निकालने का क्या मतलब है कि हमारा जो px है उसमें हम इस -2 को पुट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। क्लियर? चलिए, यानी ये हो गया -8 और ये 2 2 4 3 12, -10 + 6, खत्म, सब खत्म। कितना आ गया, 0 आ गया। यानी p - 2 जब हमने रखा तो हमारा जो रिमाइंडर आया यानी वैल्यू आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये था जो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे थे हम। तो अब आपको क्लियर हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में कुछ खास फर्क नहीं है। इनफैक्ट कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हम क्या करते हैं फैक्टर थ्योरम में आगे ये पता करते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हाँ फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो समझ जाते हैं कि वो फैक्टर नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हेंस x + 2 इज द फैक्टर ऑफ given polynomial of x is equal to what, x³ + 3x² + 5x + 6। यानी दिए हुए पोलिनोमियल का जो ये x + 2 है वो फैक्टर है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार और समझा दे रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है कि px जो है वो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than or equal to 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। कोई
पोलिनोमियल ऑफ एक्स है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए जो होगा फैक्टर होगा उस पोलिनोमियल का, कब? जब पी ए 0 होगा। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये x क्या था, ये x माइनस ए था, तो x माइनस ए हमने यहाँ पर हमने लिया, और जब आगे सॉल्व किया तो हमारा पी ए का मतलब क्या है, वहाँ पे पी ए क्या है, ये रिमाइंडर है, तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया, वो अगर 0 आता है तो हाँ x माइनस ए यानी यहाँ पर x+2 जो है वो फैक्टर है। ठीक है, दूसरा जो है वो इसका कन्वर्स है, इस स्टेटमेंट का, पी ए इक्वल टू 0, यानी x माइनस ए अगर पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो वो डेफिनेटली जो उसका रिमाइंडर होगा वो 0 हो गया। ऑब्वियसली सही है कि अगर कोई फैक्टर दिया हुआ है ऑलरेडी तो उसका रिमाइंडर 0 है, तभी तो वो फैक्टर है ना। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और हम करेंगे कुछ अलग हटके, जिसमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ होगा। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि आखिर फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं पोलिनोमियल के, किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो दिया हुआ फैक्टर है वो एक्चुअल में उस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं ये देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहाँ x माइनस 1 जो है वो इस पार्टिकुलर पोलिनोमियल 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का फैक्टर है। यानी यहाँ क्लियरली मेंशन है कि x माइनस 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसके हेल्प से हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है लिखते हैं। दिया ये हुआ है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, लेट से इसको px मान लेते हैं, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये इसका फैक्टर होगा यानी x माइनस 1, तो जो इसका वैल्यू होगा यानी x माइनस 1 का जो 0 होगा, x का वैल्यू यानी 1, वो उस वैल्यू पे इस px का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 पे यानी 1 जो है रियल नंबर है ना, तो 1 इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं ना कि x माइनस ए अगर दिया है किसी भी नंबर का फैक्टर, तो x इक्वल टू a जो होता है, यानी x माइनस ए इज अ फैक्टर, तो क्या होगा, x का जो वैल्यू a होगा वो क्या हो जाएगा, a जो होगा a इज द, या फिर a विल बी द 0 ऑफ px। ठीक है, a जो होगा वो क्या होगा, px का 0 होगा, यानी इस पूरे टर्म को ये 0 बना देगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ x इक्वल टू 1 यानी विल बी द 0 ऑफ px, यानी इस पोलिनोमियल का 1 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर px जगह पे 1 रखते हैं तो ये क्या पूरा पोलिनोमियल बन जाएगा 0। क्लियर है? चलिए, तो बहुत ध्यान से देखिए, हम p1 वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4 प्लस k इक्वल टू 0, माइनस 4 और प्लस 4 ख़त्म, यानी 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। हमें ऑलरेडी पता था कि ये दिया हुआ जो टर्म है वो उसका फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो हमने क्या किया, इसका 0 निकाला। जो इसका 0 होगा यानी x का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक किससे, फैक्टर थ्योरम से आपको इस px का 0 हो जाएगा। फिर फाइनली हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया और k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ चेक किया था कि कोई टर्म किसी पोलिनोमियल का फैक्टर होता है या नहीं होता है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम किसी पार्टिकुलर पोलिनोमियल
को हम फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। बेसिकली हम दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि पोलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में जानेंगे, जो स्पेशली आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सबसे पहला जो हमारा मेथड होने वाला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ध्यान से देखिए, नाम से ही आपको आइडिया लगेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके मिडिल टर्म को क्या करते हैं, हम स्प्लिट कर देते हैं, तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो स्पेशली ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका डिग्री कितना हो, जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है। और जिसका डिग्री 3 हो यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रायल मेथड। क्या करने वाले हैं हम लोग, ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के हेल्प से हम आसानी से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोल दे कि फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हुए आप 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का क्या करिए, फैक्टराइज करिए। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जो हमारे पास पोलिनोमियल होगा उसको राइट डाउन करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये हमारे पास है। अब देखिए इसमें 3 टर्म है कुल मिला के, और हमें किसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमने जो थर्ड यानी जो मिडिल टर्म था उसका कॉफिशिएंट को लिख दिया यहाँ पर, कितना, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म जो है वो क्या है, वो है आपको 17। सिंपल हमने राइट डाउन कर दिया, पहला काम ये किया हमने। दूसरा काम जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो भी कॉफिशिएंट है, यानी एक कांस्टेंट टर्म बनेगा और ये जो फर्स्ट टर्म है, तो इसके कॉफिशिएंट और इसके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड कॉफिशिएंट। हमने क्या कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया। कितना होगा, 6 × 5, ये हो गया 30। 2 काम कर दिया। अब देखिए मिडिल टर्म हमारा 17 था, तो इस 17 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, यानी a प्लस b करके कि 17 आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी a और b को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि फिर वो 30 भी आ जाए। ये चीज़ें आपको समझना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 17 जो हमारा कौन सा था, मिडिल टर्म था, इसको स्प्लिट करना है, यानी बांटना है a और b के फॉर्म में, यानी a और b के फॉर्म में ऐसे बांटना है कि इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए, 17 आ जाए। और 30, इस 30 को क्या करना है, इसी a और b को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 30 भी आ जाना चाहिए। ये क्लियर है, ऐसा नहीं कि ये अलग से कर दिया और ये अलग से कर दिया, नहीं, a और b दोनों जगह सेम होना चाहिए। एक बार अगर जोड़े तो वो 17 आ जाए, यानी मिडिल टर्म आ जाए, और एक बार जब उसको हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा फर्स्ट कॉफिशिएंट और लास्ट कॉफिशिएंट का जो मल्टीप्लिकेशन था यानी 30, वो आ जाए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि अगर हम a को मान लें, ध्यान से देखिए, a को अगर हम 15 मान लें और b को अगर हम मान लेते हैं 2, तो देखिए 15 2 जा 30 और 15 और 2 को ऐड करेंगे तो 17, यानी ये जो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रहा था उस कंडीशन को हमने फुलफिल कर दिया। तो आसानी के साथ a और b को जब ऐड करेंगे तो 17 आएगा और a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। पहला क्लियर हुआ। अब देखिए फिर क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 6x स्क्वायर। अब प्लस 17x को जब हमने स्प्लिट कर दिया है a प्लस b यानी 15 + 2 के फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे क्या, 15 + 2x। बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और +5 जो आखिरी टर्म था उसको एज टू एज छोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या कर सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x प्लस
2x प्लस 5। 15 में x से करेंगे तो 15x और 2 में x से करेंगे तो 2x प्लस 5। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन कैसे लेते हैं ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट काम हमने कर दिया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम कि इसमें हम कॉमन कैसे लेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, 6x² और 15x में क्या कॉमन हो सकता है। तो पहले तो कोफिशिएंट वाले टर्म को देखेंगे जो 6 और 15 है। तो ध्यान से देखिए और सोचिए, 6 और 15 में मैक्सिमम जो है वो कॉमन क्या आ सकता है, वो आप 3 ले सकते हैं। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, दोनों में से 3 निकल जाएगा। ठीक, अब x² और x जो आपको लिटरल टर्म है उसको भी देखेंगे। ठीक है, x² और x, तो x² और x में से हम क्या निकाल सकते हैं, हम आसानी से x निकाल सकते हैं। चलिए, तो 3 2 जा 6 और x² में एक x निकल गया तो क्या बचा 2x, प्लस 3 5 जा 15 और x पूरी तरह से ख़त्म हो गया, प्लस अब इस वाले टर्म में भी हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ जो कॉमन लेने के बाद जो हमारा टर्म आना चाहिए वो इस टर्म के इक्वल होना चाहिए। अब ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। ऑफ कोर्स अगर आपने ठीक ठाक स्प्लिट किया होगा तो वो खुद ब खुद आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ठीक से स्प्लिटिंग आपका नहीं हुआ होगा तो फिर यहाँ पर सही नहीं आएगा, तो इसका भी ख्याल रखना है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कुछ खास कॉमन नहीं कर सकते, सिर्फ 1 कॉमन कर सकते हैं। तो अगर 1 कॉमन करेंगे तो सिर्फ वही यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 5। क्लियर है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब 2x प्लस 5 दोनों में है, तो यहाँ से फिर हम 2x प्लस 5 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखिए इस वाले टर्म में भी 2x प्लस 5 है, यानी 3x इंटू 2x प्लस 5, प्लस ये जो दूसरा टर्म है 1 इंटू 2x प्लस 5, इसमें भी 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा सिर्फ 3x और प्लस इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, 6x² प्लस 17x प्लस 5 को स्प्लिट करके उसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। फैक्टराइजेशन क्या होता है, वही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी आपका अगर फैक्टर इंटू फैक्टर, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 फैक्टर होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 फैक्टर होगा। तो फिलहाल हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसे हमने फैक्टर इंटू फैक्टर के टर्म में आपको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, एक बार और इसको समझते हैं कि कैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक बार और, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा x का, उसको राइट डाउन कर लेने का हमने यहाँ पर कर लिया। देखिए ध्यान से, इसको आपको लिखना नहीं है, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया था। आप चाहे तो सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम हमने मिडिल टर्म जो लिया उसको लिख दिया कोफिशिएंट 17। उसके बाद क्या किया कि फर्स्ट जो x² का जो कोफिशिएंट था 6 और आखिरी जो टर्म था कांस्टेंट टर्म 5, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, 30 आया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हमारा मिडिल टर्म 17 था, हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया a प्लस b के फॉर्म में, यानी 2 भाग में बांट दिया। अब ये ऐसा बांटना है कि जो हमारा a और b का वैल्यू हो वो जोड़े तो 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाए। क्लियर है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, a को 15 रखा और b को 2 रखा। जब दोनों को जोड़ा तो आपको 17 आ गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। क्लियर है। आप इसी तरह से इसके साइन का भी ख्याल रखना है, बहुत ध्यान से, साइन का बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्लस 17 था तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, हमें सिर्फ सब नंबर को प्लस ही लेकर चले तो आसानी से आ गया। लेकिन अगर माइनस होता तो उसी के अकॉर्डिंग कोई एक माइनस रखते, कोई एक प्लस रखते, उसके बाद उसको स्प्लिट करते। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फैक्टराइज x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो कई बार क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक और मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायल मेथड। तो कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ट्रायल मेथड का यूज़ करके हम कैसे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल देखकर एक बात क्लियर हो गया होगा कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो है 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए। तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये देखने का होगा कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सा है। बहुत ध्यान से देखिए, तो कांस्टेंट टर्म इसका क्या है, वो है आपका
क्लियर है ना, 2 है कांस्टेंट टर्म। अब इस 2 के जो अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 2। क्लियर है, तो बहुत ध्यान से देखिए, इस 1 और 2 से हम क्या ट्रायल कर रहे हैं, यानी हो सकता है कि इसका जो एक फैक्टर है वो या तो x+1 है या फिर x+2 है, हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। हो सकता है यानी इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म हमारा 2 है और 2 का जो फैक्टर है 1 है और 2 है, उसके अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कुछ देर के लिए कि हो सकता है कि x+1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये भी हो सकता है कि x+2 भी जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो कैसे चेक करेंगे, अभी तो क्लियर नहीं है, अभी सिर्फ हमने माना है कि हो सकता है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस x+1 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा और यहाँ से x का वैल्यू -1 रखना पड़ेगा। और अगर ये -1 हम इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं और ये पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाता है, तो फैक्टर थ्योरम से क्या पता चलेगा कि हाँ ये जो x+1 है वो इस पार्टिकुलर पोलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर है, तो हम देखते हैं हमारा जो px है वो क्या था, वो है आपको x³ -2x² - x प्लस -1 पुट कर रहे हैं, तो p-1 हमारा क्या होने वाला है, -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे -1 + 2। क्लियर है, यानी ये हो गया -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा और -1 का स्क्वायर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस प्लस 1 + 2। तो बहुत ध्यान से देखिए, +2 -2 खत्म, -1 + 1 खत्म, यानी जब हमने p-1 रखा तो हमारा जो रिमाइंडर आया यानी वैल्यू आया वो कितना आया, वो आपको 0 आया। ये रिमाइंडर ही आता है ना, तो जब 0 आ गया इसका ये मतलब हुआ कि x+1 जो है वो इस पार्टिकुलर पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो पहले बार में ही हमने ये पता कर लिया, तो x+2 को हटा देते हैं, ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। अब दूसरा जो स्टेप है वो ये होने वाला है कि हम इस x+1 से इस पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। अब उस डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब क्या करने वाले हैं, जो हमारा दूसरा होने वाला है, दूसरा आपका स्टेप x+1 से डिवाइड करने का, x³ -2x² - x + 2। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं आपको पता है, हमें क्या लाना है, x³ लाना है, तो हम करते हैं x² से मल्टीप्लाई, तो ये होता है x² और x में करेंगे, ठीक है, x³ और प्लस 1 में x² से करेंगे तो +x²। क्लियर है, ये माइनस ये दोनों ख़त्म, -x² - 2x² कितना होता है, -3x², ऊपर से -x + 2 उतार देंगे। इस बार हम -3x² लाना है, तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे -3x से, तो -3x - 3x² और प्लस माइनस 3x में 1 से करेंगे तो सिंपली 3x होगा और इसको वहीं ऐसा ही छोड़ देंगे, तो माइनस होगा प्लस और ये हो गया प्लस। ठीक है, तो इससे ये ख़त्म, +3x - x क्या होता है, 2x + 2। क्लियर है, अब सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अगर +2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 × 1 = 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों खत्म। क्लियर है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारा क्या आया, कोसेंट आया, और ये कोसेंट आया आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम चाहें तो कैसा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस पोलिनोमियल को लिखना चाहें, यानी हमारा जो px था क्या था, ये था आपको x³ -2x² - x + 2। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी ये अगर डिविडेंड है तो इसको हम लिख सकते हैं नहीं, डिवाइजर इनटू कोशेंट, यानी x² - 3x + 2, रिमाइंडर आ गया 0। ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, तो अब क्या करते हैं, 0 है तो उसको हटा देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम x² - 3x + 2 को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, यानी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x + 1 × x² - 3x + 2। तो आपको क्या बताया गया था कि कैसे स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले आपका जो मिडिल टर्म है उसे यहाँ पर नोट कर लीजिए। मिडिल टर्म हमारा क्या है, -3x है और x का जो कॉफिशिएंट होगा वो -3 होगा। और उसके बाद हम ये बोले थे कि पहले वाले टर्म के कॉफिशिएंट और आखिरी जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करने का, यानी वो जो होगा पहले वाले और आखिरी वाले, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
2 होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस -3 को ऐसे यानी a+b के फॉर्म में लिखना है कि जोड़े तो -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो +2 आ जाए। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब इस -3 को हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, -2 यानी अगर हम a का वैल्यू -2 ले लें और b का वैल्यू -1 ले लें तो -2, देखिए ध्यान से, -2 और -1 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। यही कंडीशन फुलफिल करना है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने a का वैल्यू -2 लिया और b का वैल्यू -1 लिया। क्लियर है। चलिए, तो अब हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्या, इस वाले टर्म को तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही रखिए, x+1 और x² माइनस क्या 2x और -x, 1x लिखें या सिर्फ x लिखें, ये भी क्लियर है, +2। बहुत ध्यान से, x+1 को ऐसा ही रहने दिया हमने, और इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ से कॉमन लेने का टाइम है, तो x कॉमन हो सकता है क्योंकि x दोनों में है, तो x बच जाएगा और माइनस यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ से हम सिर्फ -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x और माइनस प्लस -2। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक, चलिए, अब x+1 एक हो गया, और दूसरा जो हुआ, अब यहाँ से हम x-2 कॉमन ले सकते हैं, तो x-2 और यहाँ से x-1। तो फाइनली जब हमने इस पूरे टर्म को यानी इस पूरे पॉलिनोमियल का जब फैक्टराइजेशन किया तो हमारा 3 फैक्टर मिला, x+1, x-2 और x-1। ठीक, तो इस तरह से हम ट्रायल मेथड का यूज़ करके आसानी के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो, जो पूरा इंट्रोडक्शन है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और जो भी क्वेश्चंस हैं उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, जो होगा हमारा एक्सरसाइज 2.4 का फुल सॉल्यूशन।